जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण की महत्वपूर्ण सीरीज है जहाँ पे जैव विविधता पढ़ना है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से प्राय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर पर्यावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर पर्यावरण के प्रश्न आते हैं तो भैया आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो बिना देरी के हमें क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे सामने डिस्प्ले पर पहला प्रश्न दिख रहा है, क्योंकि आप पर्यावरण में आज का टॉपिक है जैव विविधता। और जैव विविधता की महत्वपूर्ण सेशन है जहाँ पे हम हर उस प्रश्न की आपके सामने चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और आपको भी देखना है आप कितने प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो चलिए जल्दी से बिना देरी के हमें क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। और आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि यह क्लास कैसी लगी और इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या कमी लगी और क्या अच्छाई लगी। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे यह कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है। यह प्रश्न मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप इस प्रश्न का तुरंत आंसर बता पाएंगे। जी हाँ साथियों, देखिए सबसे ज़्यादा पूरे ग्लोब पे मैंने कई बार बताया, अगर हमारा पूरा ग्लोब है तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। मैंने यहाँ पे मरुस्थलीय है, यहाँ पे अत्यधिक है, शीतोष्ण है। इसका मतलब ये है कि अपने आप आपको पता चल गया कि जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो जो भी साथी लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। अगला है आपके सामने शांत घाटी है। देखिए बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि शांत घाटी कहाँ पे है। तो जो भी साथी लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव देख रहे हैं ये सभी लोग फटाफट हमें कमेंट करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत में जो शांत घाटी है वो कहाँ पर है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे कि भारत में जो शांत घाटी है कहाँ है, किस लिए है और उसे शांत घाटी क्यों कहते हैं। इन सभी तथ्यों पर जो लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जी हाँ साथियों, जो लोग भी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी इसी तरह से ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे। यहाँ पर देखिए शांत घाटी जो है वो केरल में अवस्थित है। कहाँ पर है? केरल में है। कल इसके बारे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली थी। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है माने 3 है और एक नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, चाहे आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जहाँ भी पढ़ रहे हो। तो अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव पढ़ रहे हैं तो भैया इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप इस प्रश्न के जवाब देने के बाद आपके हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी साथी जो लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हुए हैं बताइए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वनस्पति उद्यान इज राइट आंसर है। यहाँ पर क्या होगा, जो लोगों ने उत्तर बताया है, कुछ लोगों ने सही कुछ लोगों ने गलत बताया है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपका होगा वनस्पति उद्यान। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा स्थान स्वस्थान है। ये बायोस्फीयर होता है, स्वस्थान है, राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य। लेकिन जो वनस्पति उद्यान होता है यह नहीं होता और जो गलत है वही सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह क्या होगा, 20 का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। जो भी साथी लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े पहली बात वीडियो को लाइक करें, उसके बाद ये वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके सभी के पास कहीं ना कहीं सीरीज पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे शिक्षक भर्ती का एडवर्टाइज है आपके सामने और ये धमाकेदार ऑफर 50% है और ये लाइव क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश जौनपुर चलती है और इसका एड्रेस भी जौनपुर का ही है। हो सकता है आपके काम में आ जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैव विविधता में परिवर्तन कहाँ होता है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। प्रश्न मैंने कई बार पढ़ाया है और जब मैं इस प्रश्न को कई बार पढ़ा देता हूँ तो यकीनन आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जो लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें। सभी लोग जवाब दें जल्दी से फटाफट कमेंट करके। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लोब बनाना चाहूँगा। माना ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता में क्या होती है, कमी आती है। यहाँ पे गलत हो गया, एक समान रहती जी नहीं। भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती है।
जब ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर ए इसका सही जवाब होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों में अगर आप गलती करते हैं तो भविष्य में अपने पैरों पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारेंगे। मैंने बात बता दिया। यहाँ पे देखिए ध्रुव है, जहाँ पे ध्रुव वहाँ पे बर्फ जमी है, वहाँ पे जब सूर्य किरणें नहीं पहुंचेंगी तो न पादप होंगे, न जीव जंतु होंगे, न जानवर होंगे, तो स्पष्ट है वहाँ पे जैव विविधता नहीं होगी। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? जहाँ वर्षा ज्यादा होगी। वर्षा कहाँ पे ज्यादा होगी? भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय वनों में होगी। ये बात मैंने कई बार स्पष्ट किया है। ऐसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मैंने स्पष्ट कर दिया क्यों विकल्प है। अगला देखिए, आपके सामने एक प्रश्न आया है, शायद आपको दिख रहा होगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित किया गया? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे कि जो जैव विविधता अधिनियम है वो कब पारित किया गया। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे कि भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया। ये प्राय परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और कई बार यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब दें ताकि हम और आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जो लोग लाइव देख रहे हैं वे सभी तथ्य को, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से जान सकें और समझ सकें। चलिए हम आपको यहाँ पे बता दें, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह आप लोगों ने बहुत ही सही बताया है, दिसंबर 2002 में। जी हाँ, दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं। बी वाले राइट आंसर हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यकीनन आपका प्रश्न सही होगा और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? एकदम हलवा प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और कई बार मैंने प्रश्न को बता दिया है। और आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर अगर जुड़े होंगे तो यकीनन आप इस प्रश्न का जवाब तुरंत दे लेंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब आपको तुरंत देना है, कहीं भी बिना गलती किए। फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट बताएं यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा। पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पर उष्ण स्थल की बात करेगा तो यहाँ पे पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों है। जब विकल्प में दोनों दिया रहेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम हमेशा सी को लगाएंगे, माने पश्चिमी घाट को लगाएंगे। ये हमने कल की सीरीज में आपको अच्छे से समझा दिया था। कल जब मैंने सीरीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहाँ पर इस बात के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया था, अच्छी तरह से जिक्र भी कर दिया था कि जब ये भी सही है और ये भी सही है, जब दोनों विकल्प होंगे तब वहाँ पर आप हमेशा पश्चिमी घाट को ही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। यह हमारा भारत है तो जो पश्चिमी घाट होता है, वेस्टर्न घाट जो है, इसी को हम क्या करेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र भी काफी बड़ा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपको शायद दिख रहा होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आया होगा, मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही होगी। बलुई और लवणी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और इस प्रश्न में हम एक प्रश्न और आपसे पूछेंगे, पहले आप इसका जवाब दे लें। क्या आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहेंगे? जो साथी लाइव हैं बताइए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो का, यार लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जल्दी आपको क्लास की सभी नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ये आपका भी दायित्व तो बनता है जब मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होगा वन्य गधा, यहाँ पे भारतीय वन्य गधा होगा। ये लवणी और भारतीय क्षेत्र में पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। अगर मैं पूछूं कि भारत में वन्य गधा अभ्यारण्य कहाँ पे है या जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो जो लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को जरा फटाफट कमेंट करके बताएं कि जो गधा अभ्यारण्य है वो भारत में कहाँ पे है। कोई है ऐसा जो इसमें ये बता दे कि गधा अभ्यारण्य कहाँ पे है? चलिए सॉरी, यहाँ पे सही से नहीं बन पा रहा है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये कहाँ पे, गुजरात में। तो याद रखिएगा गुजरात में है, ये लिखिएगा, ये भारतीय वन्यजीव गधा अभ्यारण्य जो है गुजरात में है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी है कि गधा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो जंगली गधा अभ्यारण्य जो है वो आपके गुजरात में है। कहाँ पे है जंगली गधा अभ्यारण्य, कहाँ पे है आपके गुजरात में। ये बात आप जानते रहिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गाय अभ्यारण्य कहाँ पे है? गाय अभ्यारण्य कहाँ पे है? गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये क्योंकि आप जानते हैं गाय से प्रश्न पूछता है, गधा से पूछता है, और क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट जो है वो गाय का काफ़ी फेवर करती है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और गधा अभ्यारण्य को लेकर जब 17 का चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तब गधा अभ्यारण्य और को लेकर काफ़ी वाद विवाद था, अमिताभ बच्चन को भी लेकर, इसलिए आप ये जानते रहिएगा, ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जी हाँ, एकता माथुर ने सही बताया है, गाय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है कहाँ पे। मैं इसके बारे में अच्छे से व्याख्या करके बता दूंगा। अगर आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे तो मैं इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करूंगा। ठीक है, सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आप शेयर जरूर करिएगा। देखिए, रेड डाटा बुक, इसका उत्तर क्या होगा, रेड डाटा बुक। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि जो रेड डाटा बुक है वो कौन जारी करता है। तो पारिस्थितिकी संकट का अध्ययन करने के लिए 1948 में, 1948 में IUCN, ध्यान दीजिएगा, मैं बात को कॉपी कलम लेकर बैठे लिख लीजिएगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, लिख लीजिएगा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड पे लिख लीजिएगा, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड पर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और वर्ष 1964 से ये वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम और प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर विश्व स्तर पर मतलब 1964 से प्रायः ये विलुप्त हो रहे हैं, जो या असुरक्षित हैं, दुर्लभ हैं, संकटग्रस्त हैं, इनको लाल सूची या रेड डाटा बुक जारी करता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा, क्योंकि प्रायः यहाँ पे प्रश्न पूछता है। और इसका IUCN का वर्गीकरण किया जाता है, विलुप्त वाले में वन विलुप्त, गंभीर संकट पर, संकटग्रस्त, संवेदनशील, और इसमें कई तथ्य आपके एक एक करके आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मैंने प्रश्न का बताया है वो याद रखिएगा, IUCN का फुल फॉर्म पूछा जाता है, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1964 से IUCN वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम और प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय, असुरक्षित, दुर्लभ, संकट प्राय जीवों तथा पादपों से संबंधित रेड डाटा सूची जारी करता है। ये प्रश्न पूछ सकता है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN जारी करता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रश्न जवाब सही होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ में आ गया होगा। एक लोगों ने प्रश्न पूछा है कि क्वेश्चन तगड़ा बनाया करिए, तो पहले मेरा उनका ये एक छोटा सा प्रश्न है कि लाल सूची में कितने प्रजातियों का आकलन किया गया है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं जो ये कह रहे हैं तगड़ा प्रश्न। दिसंबर 2019 में जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था और उसमें कितने जीवों को लाल सूची में सम्मिलित किया गया था। आप कमेंट करके बताएं कहाँ पे हुआ था, आप यही बता दें। और वैसे जीवों की संख्या है 1,12,432 जीवों को सम्मिलित किया गया था। दिसंबर 2019 में स्पेन में जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे, स्पेन में जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ 2019 में, जहां रेड डाटा बुक में 1,12,432 को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है और शायद आप लोग को दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। जरा फटाफट कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। फटाफट कमेंट करके जवाब दें कि कौन सा ऐसा इसमें अधिनियम है जो जीवों को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी लोग बताएं फटाफट कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हाँ, देखिए काफी लोगों ने इसका सही बताया है और अलग अलग लोग बता रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भारत में जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी यूनिक प्रश्न है जो प्राय परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो जिन साथियों ने इसका उत्तर ए लगाया था उनके जवाब पूरी तरह से सही है। चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे प्रश्न को आपको याद करके रखना होगा क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं आपके सभी भर्ती परीक्षाओं में। यकीन करते हैं कि आपके प्रश्न यहाँ से दोबारा गलत नहीं होंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, यहाँ राजेश्वर लेखपाल की ऑनलाइन बैच चल रही है लर्निंग विद दुर्गेश पर, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है और इस संस्था जौनपुर से चलती है। अगला है, भारत में
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, यहाँ पे 3 हॉटस्पॉट जोन है, एक नहीं है। तो कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। 3 है और एक नहीं है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें। जो भी साथी इस पर लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, तब तक हम मैप ड्रा कर लेते हैं, ताकि हो सकता है थोड़ी सी मदद हो जाए आपको डिफाइन करने में। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, जरा फटाफट कमेंट करके बताएं। हाँ, वो साथी बताएं जो पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। और जो हलवा प्रश्न कहते हैं वो तो पहले उत्तर ही नहीं देते, खाली वो कहने के लिए आते हैं प्रश्न हलवा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। हाँ, वो खुद ही लेवल में पीछे हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे लोग का आप लोग इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर जो हिमालय रेंज है, यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी जोन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जोन है। फिर कह रहा है कि उत्तर पूर्वी हिमालय, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो पूर्वी हिमालय है, तो जो पूर्वी हिमालय यहाँ पे इसके क्योंकि भारत को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र बन जाएगा। ये भी जैव विविधता के लिए परिपूर्ण है, या तो आप पहले से जानते हैं। दूसरी, पश्चिमी घाट आप तो जानते हैं, अगर विकल्प कुछ नहीं दिया तो पश्चिमी घाट आपको लगाना ही लगाना है। इस प्रकार हमने यहाँ पर देख लिया, इसका जो उत्तर होगा वो विंध्यन श्रेणी होगा, क्योंकि विंध्यन श्रेणी यहाँ पर है। क्या है विंध्यन श्रेणी, यहाँ पर जहाँ पे विंध्याचल भी उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर में है वहाँ पे उसमें स्थित है और अरवली पर्वत के नीचे है, और प्राय धीरे धीरे इसका भी अस्तित्व तो खत्म होता जा रहा है। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विंध्यन श्रेणी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, ये बात आप लोग धीरे धीरे समझ गए होंगे। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे आपके जो रेड बायोडाइवर्सिटी है भारत में कहाँ कहाँ है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, इसमें कई चीज़ों हमने आपको अच्छी तरह से डिफाइन किया इसके पहले वाले लेक्चर में भी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके ध्यान से देना है और उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर देंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपका कि समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे प्रश्नों को जवाब देना है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। चलिए, जो हलवा वाले थे वो कहाँ गए, जल्दी जल्दी जवाब दें सभी लोग। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्योंकि उंगलियां उठाना आसान होता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जवाब दें कि समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब हमें देने में कामयाब होंगे, और आप देंगे क्योंकि आप अच्छे बच्चों में से एक हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें कि निम्नलिखित में से समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है। वीडियो को शेयर नहीं किया आपने तो शेयर जरूर करिएगा। जो भी साथी भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, पहला काम वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे। तो आप लोग बताइए, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, पूरी तरह से आपको समझाते हैं और हर तथ्य पर यहाँ पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। ठीक, माना ये भारत है। ठीक है, काम चलो बात बना दी ताकि आपको पढ़ाने में समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक, तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर एक है, पहले तो उपरोक्त में कोई नहीं है तो छाड़ देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पता है, यहाँ उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक उड़ीसा है जो इसकी सीमा समुद्र तट से लगती है। तो जो उड़ीसा है यहाँ पे क्या है, समुद्री अप्रवाहित जल में बनी एक झील होती है। यह भारत की सबसे बड़ी, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री झील, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा समुद्री झील है। कौन सा है, समुद्री झील है, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा समुद्री झील है। ठीक, दुनिया का दूसरा, देखिए दुनिया में दूसरा स्थान है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। इसका उत्तर क्या है, सी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, ये चिल्का झील नहीं होगा। इसको चिल्का झील के नाम से जाना जाता है और यह उड़ीसा के तटीय भाग में है और ये नाशपाती के आकार की है, लगभग 30 किलोमीटर में फैली हुई है। अब आते हैं सुंदरवन की बात करते हैं। सुंदरवन कहाँ से, देखिए यहाँ पे एक नदी आती है, गंगा नदी। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होते हुए आती है। फिर इधर से एक नदी निकलती है सांगपो। कहाँ से निकलती है, सांगपो निकलती है। सांगपो निकलने के बाद वो कहाँ प्रवेश करती है, भारत में। जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, इसका नाम बदल जाता है, फिर ये भारत में आते हुए और आगे बढ़ती है, फिर इसका नाम
फिर बदलता है, फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र हो जाता है, फिर ब्रह्मपुत्र आती है यहाँ पे मिल जाती है, इनके डेल्टा से फिर इधर से एक नदी और बराक आती है, फिर मिलने के बाद क्या बनता है, यहाँ पे जो वन होता है इसे हम सुंदरवन कहते हैं, तो ये भी विकल्प गलत। अब आते हैं कि समुद्री जो पार्क है वो आपका क्या है, वो कच्छ में है, कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया था उनके जवाब सही हैं। बाकी चिल्का झील के बारे में बता दिया, दुनिया की झील के बारे में, समुद्र झील है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री झील है, दूसरी भारत की सबसे बड़ी है। सुंदरवन के बारे में बता दिया, सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष मिलते हैं, किसके बीच, सुंदरी के, इसलिए इसे सुंदरवन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरवन कहते हैं। ऐसे इसे मैग्रोवन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जड़ें ऊपर की तरफ आती हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, ई-लर्निंग विद दुर्गेश से बीओ की परीक्षा में 63 लोग क्वालिफाई हुए प्राइमरी एग्जाम, जो मेरे लिए गर्व की बात है। बीओ की परीक्षा में ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हुए लोगों में से 63 लोगों ने बीओ की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसका मैंने वीडियो डाल दिया था, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कच्छ का रण इसका राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कहां पर संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। और राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। जी हाँ, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर 63 लोगों ने बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो मेरे लिए गर्व की बात है। आपके लिए हो या ना हो मैं नहीं जानता। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन जितने लोगों थे काफ़ी कम संख्या थी मेरे यहाँ, क्योंकि लोग भरोसा कम करते हैं। 3 बैचेस थी, 3 बैचों में से हुआ है। ठीक है, 63 लोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, वो भी जीएस की बदौलत। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए कहाँ पर है। यार एकदम आसान सा प्रश्न। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको देख कर आप उत्तर बता सकते हैं, तो याद रखिएगा। अगर हम इसकी बात करें कहाँ पर है, तो यहाँ पे ठीक है, मैं आपको यहाँ से अच्छे से डिफाइन करूंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ जाए। देखिए, मैप से आप जल्दी समझते हैं, क्या करते हैं, मैप से आप जल्दी समझते हैं। पहले आप लोग उत्तर दे लीजिए, जो लोग लाइव देख रहे हैं जरा उत्तर दे लें, उत्तर दे लें। ये सभी लोग जो लोग देख रहे हैं पहले वो जवाब दे दें। देखिए, एक बात याद रखिए, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। देखिए, मैं आपको एक करके आपको बता दूं। पहले चंद्रताल, देखिए चंद्रताल कहाँ पे, लिख लीजिएगा। ये चंद्रताल हिमाचल प्रदेश की झील है। कहाँ की है, लिख लीजिएगा पहले। ये हिमाचल प्रदेश की झील है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, परीक्षा प्रश्न पूछ सकता है। ये एक झील है, चंद्रताल क्या है, हिमाचल प्रदेश की एक झील है। ठीक है, और अब ये सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और 4300 मीटर ऊंचाई पर ये पाई जाती है। अब बात करें, यहाँ पे ये पूर्वी घाट है, ये कहाँ पर है, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका गलत। अब पश्चिमी घाट और गोवा में है, तो कच्छ वनस्पति क्षेत्र पूछा, कच्छ वनस्पति क्षेत्र, तो पश्चिमी घाट में भी कहाँ है, याद रखिएगा, ये आपका गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा। गोवा कहाँ पे, ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए गोवा यहाँ पर, ये देखिए, ये छोटा सा गोवा है। कैसे, आइए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ कैसे यहाँ पे गोवा आ गया। देखिए, यहाँ पे आपका केरल है, ये आपका कर्नाटक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका केरल है, यहाँ पर आपका ये कर्नाटक है, ये छोटा सा गोवा है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, ये आपका गुजरात है। तो 5 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन, 5 ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर को स्पर्श करते, कितने, किसको, अरब सागर। ये भी आप याद रखिएगा, 5 राज्य है। 5 राज्य में गोवा सबसे छोटा है। यहाँ पे देखिए, गोवा वो सबसे छोटा राज्य है, ये 9वां राज्य है जिसकी समुद्र की सीमा सबसे छोटी है। वैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है। तो 4 राज्य पूर्वी घाट, 5 राज्य पश्चिमी घाट। सबसे लंबी सीमा रेखा गुजरात की, सबसे छोटी किसकी है, गोवा की। दूसरे स्थान पर आपका यहाँ पर एपी का आता है, आंध्र प्रदेश का आता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, गोवा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका उत्तर क्या है, गोवा होगा। जी हाँ, जितने लोगों ने इसका प्रश्न का उत्तर गोवा बताया उनके जवाब सही हैं, बाकी लोग के जवाब गलत थे। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ राधा जी, कल से लेंगे, मंडे से 5 बजे डेली होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, गोवा। गोवा क्यों होगा, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। दूसरा मैं एक बात बता दूं, गोवा में प्रसिद्ध नदी है मांडवी नदी, वो जानते रहिएगा, मांडवी नदी है गोवा की, यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सभी साथी को शेयर जरूर करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको। यहां प्रश्न कह रहा है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है।
तीन सत्य और एक सत्य नहीं है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा और टाइम से लाइव आना पड़ेगा। डेली क्लास के लिए जो साथी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़े हैं। आइए देखिए, जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है। जी हाँ, जैव ईंधन जैव कृषि दोनों पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है, यह बात जानते रहिएगा। दूसरा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह भी कहना मुश्किल है। फिर कह रहा है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जिस तरह से पेट्रोलियम का दोहन हो रहा है उस हिसाब से जैव ईंधन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सी सही है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। जी हाँ, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, सही जवाब। इसका जो गलत है वह 20 का गलत है, जो वही सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, कहाँ पर? ये अमेरिका ने, यूएसए ने बनाया है। और एक बात और, पूरी दुनिया में पूरी वर्ल्ड में सॉइल आयल यूएसए ने बनाया है। किसने? यूएसए ने बनाया है। पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सॉइल आयल यूएसए ने बनाया है। और यूएसए ने क्या किया? मक्के से भी आयल बनाया है। याद रखिएगा, जैव ईंधन, ये याद रखिएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ध्यान से समझे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वो बी है, और बी ही सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा कथन गलत है, माने नकारात्मक प्रश्न है। ठीक है, अच्छे, एक बात आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? अगर आ रहा है तो पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी के पास बहुत सारे ग्रुप होंगे, फेसबुक होगा, पहले शेयर कर दें ताकि मेरी मेहनत का परिणाम सभी लोगों तक पहुंचे। और ये क्लास आप लोग रात 9:30 बजे प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलता है। अगर आप चाहते हैं मैं पर्यावरण में और बेहतर पढ़ाऊँ तो आपसे निवेदन है मेरी, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है? तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं वे सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। देखिए, ये भूगोल से है, भूगोल मेरा ऑप्शनल वैकल्पिक विषय है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, मैं खुद प्रयास करता हूं, यहाँ से आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो कभी भी कदाचित गलत नहीं होंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आप लोग ने, काफ़ी लोगों ने सही बताया है। यूनेस्को ने नीचे में शामिल किया है, ध्यान दीजिए कौन शामिल किया, कौन नहीं। सुंदरवन को शामिल किया है, मन्नारी खाड़ी को शामिल किया है, नीलगिरी पहाड़ी को शामिल किया है, कच्छ के रण को नहीं शामिल किया है। माने जो गलत है वही सही है। यहाँ पे नकारात्मक प्रश्न है, इसलिए जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उनके जवाब सही है। माने सी वालों का राइट आंसर है, बाकी लोग का जवाब गलत है। क्लियर? हाँ, सी वाले एकदम सही है, बाकी लोग के जवाब गलत है, लेकिन भविष्य में गलती मत करिए। ठीक है, कुछ लोग कमेंट करते बड़ा हलवा प्रश्न, वो लोग कहाँ गए, गायब हो गए, प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। भैया उनको भी जवाब देना चाहिए ना, हलवा प्रश्न है तो। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दे कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का स्रोत है। फटाफट कमेंट करें, जैव उर्वरक का स्रोत है कौन? फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी लोग बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, यह एक तैरती हुई फर्न है। यहां पे देखिए, मैं इसका उत्तर जो होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लोग, क्योंकि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप केबीएस तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुबह टेट, डीएसएसबी, लेखपाल, यूपी पुलिस, दरोगा, सिविल सर्विस, सभी के लिए महत्वपूर्ण एजोला होगा। क्या होगा? एजोला। एजोला के बारे में याद रखिएगा, एजोला क्या है? तैरती हुई फर्न है। क्या है? तैरती हुई एक फर्न है। और कैसी दिखती है? शैवाल की तरह। ये कैसी दिखती है? ये शैवाल की तरह दिखाई देती है और ये बहुत तेजी से बढ़ती है। और ये ज़्यादातर धान ही खेत में मिलती है। कहाँ मिलती है? याद रखिएगा, ये धान की खेत में मिलती है, धान की खेत में मिलती है। और धान की खेत से गैस निकलती है, CH4, याद रखिएगा, जिसे हम मार्स गैस कहते हैं, जिसे मार्स गैस या मीथेन गैस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये तेजी से बढ़ती है। ये जैव उर्वरक का स्रोत है। ये क्या है? जैव उर्वरक का स्रोत है। ये बात जानते रहिएगा आप लोग, यह जैव उर्वरक का स्रोत है। मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, अब ध्यान दीजिएगा। यह फर्न है, फर्न की तरह तैरता हुआ है, मतलब तैरता रहता है, और ये शैवाल जैसा दिखता है, और ये धान की खेत में पाया जाता है, और ये तेजी से बढ़ता है, और इसे जैव उर्वरक का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरी बात, धान की खेत से CH गैस, मार्स गैस निकलती है। जब पशु जुगाली करते हैं तब भी। किसी ने कहा मिक नहीं निकलती। मिक क्या है? ये
मिथाइल आइसोसाइनेट है। ये जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये कब हुई थी? ये भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। किसी ने कमेंट किया है कि मिक, तो मिक नहीं है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट है। तो जो मिक बता रहे हैं ये भोपाल गैस त्रासदी है 1984 वाला। लेकिन यहाँ पर जो CH4 है इसे मीथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन गैस। इसे मार्स गैस कहते हैं। पशु जुगाली करता है जब, या धान की खेत से, सड़े गले पदार्थों से, दलदली भूमि से, तो प्राय वहाँ से मार्स गैस निकलता है। तो आप लोग समझ में आ रहा है ना जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ? मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, मेरा उद्देश्य तथ्यों को पढ़ाना है। वीडियो को आप शेयर ना करें, लाइक ना करें, आपकी जिम्मेदारी। पढ़ाने में कोई कमी नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपसे। हाँ, ये 2 से 3 दिसंबर की रात थी, 2 से 3 दिसंबर 1984 में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं यार, आप लोग इतनी भी मेहनत करो लेकिन आप लाइक और शेयर नहीं करते। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आप देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से जैविक घटक है। एकदम आसान सा प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। अब ये मत कहिएगा इसका जवाब आपको नहीं पता। हाँ अनूप जी, आपने काफ़ी मेहनत की। मैंने हमेशा देखा है कि अनूप जी, कल्पना जी और एकता माथुर जी का प्रश्न प्राय कभी गलत नहीं होता। जैविक घटक किसे कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी प्रतिदिन रात 9:30 बजे सामान्य धन की सीरीज में इस समय पर्यावरण की सीरीज आपके लिए लाइव चल रही है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पर यार, किसमें जीवन होता है? जैविक घटक माने जिसमें जीव हो, जिसमें जीवन हो। तो किसमें? वायु में जीव नहीं, जल में नहीं, मृदा में नहीं, लेकिन पादप में होता है, जिसमें जान होता है। तो पादप में जान तो है ही है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ठीक है, कोई बात, आपका नाम नहीं है ना स्पेस से, क्या स्पेस, क्या नाम है आपका? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी क्रैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? हाँ, ये तो सीटेड का प्रश्न है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब इसका जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और आगे बढ़ते रहें। जितने लोग इन वीडियो को लाइक और शेयर किया, भगवान करे आगे बढ़ते रहें। हाँ, यहाँ पे प्रश्न की गलती हो जाए, लेकिन बाद में जब परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद आप गलती मत करिएगा। हाँ, अनूप जी आप भी हमेशा सही बताते हैं, संध्या जी भी सही बताते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो लोग लाइव देखते हैं। यहाँ पे फाख्ता इसका राइट आंसर होगा। बाकी कलचीड़ी के बारे में, शक्कर खोरा, बाया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और क्योंकि आज इसके बारे में व्याख्या करना है नहीं उचित है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। अगला आप ध्यान दीजिएगा, इस पौधों में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। एकदम आसान प्रश्न है, सीटेट का प्रश्न है वैसे ये, वैसे आपको बताना चाहिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। एकदम आसान सा प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। यार सीधी सी बात है, पालक और बंद गोभी से तेल निकलता नहीं, नारियल से निकलता, बीज से अगर बात करें तो सरसों से निकलता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अरे अनिल कोई बात नहीं, गलत आज हो रहा है कल सही होगा। चलिए अनिल जी, देखिए केवीएस की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं पीआरटी के, तो ऑनलाइन बैच स्टार्ट है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, और यहाँ पे नंबर दिया गया। अगला, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जैव विविधता को सबसे ज्यादा संकट कहाँ से? एकदम आसान सा प्रश्न है, जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जैव विविधता को सबसे ज्यादा संकट कहाँ से है। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। ऐसा प्रश्न मैंने करा दिया है, उम्मीद करते हैं प्रश्न गलत किसी का नहीं होगा। सभी लोग फटाफट जवाब दें। यार देखिए, जब हम जल प्रदूषण करेंगे तो जल में रहने वाले जीवों की संख्या कम होगी, जलवायु परिवर्तन होगा तो जलवायु काफी लंबा समय लेता है अनुचित कृषि क्रिया से। लेकिन अधिकतम संकट जो होता है वो प्राकृतिक निवास से, वनस्पतियों के विनाश से। इसका उत्तर ए होगा। ये कैसे होता है? जल प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, अनुपयुक्त कृषि से, माने इन सब की वजह से क्या होता है? इन सब की वजह से क्या होता है? आपका प्राकृतिक निवास और वनस्पतियां विनाश होती हैं। तो इन सभी का ये कारण है। ये कारण किसका कारण है? विकल्प ए का। किसका कारण है? ए का। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से देंगे, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को साथी मित्र जो लोग भी देख रहे हैं सुपर टेट के लिए भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है?
अजैविक घटक नहीं। देखते हैं इसका प्रश्न का जवाब कौन सही देता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, एकदम आसान प्रश्न है। कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है। सभी लोगों ने दिया, बहुत ही सही जवाब आ रहा है, एकदम सही जवाब आ रहा है, एकदम सही जवाब आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लर्निंग विद दुर्गेश क्यों जुड़े रहना, क्योंकि हम प्रश्न की भाषा भी पढ़ना समझाते हैं। अभी हम आपको प्रश्न की भाषा भी पढ़ना सिखाते हैं। कैसे, आइए देखिए। यहां पे कह रहा है जो अजैविक घटक नहीं हो, मतलब क्या हो? जैविक घटक, मेरी बात ध्यान समझिएगा, वो जैविक घटक हो। और जैविक घटक में क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। तो प्रोटीन में जीवन नहीं, मृदा में जीवन नहीं, फास्फोरस में नहीं, किसमें होगा? कवक में जीवन होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए। इसलिए प्राय आप लोग गलती कर जाते हैं, और आप लोग को अगर गलती नहीं करना है तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना है, और आपको ये बताना है, आपको समझना है कैसे परीक्षा में प्रश्न गलत होता है, और कैसे हम आपके साथ रहकर कैसे प्रश्नों का सही कराते हैं। तो क्लियर हुआ आपका? सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? किसी भी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, क्योंकि कल हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे। आज बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी, कल से हम लोग अगली सीरीज पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करिए। स्क्रीनशॉट कर लिया? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन समुद्री घास निम्नलिखित में से तत्व का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है? फटाफट कमेंट करिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जी हाँ सभी साथी, और डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, दुर्गेश सर सर्च करके। ई लर्निंग विद दुर्गेश, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर लाइव चलती है। अगर आपको क्लास बेहतर लगे तो रोज टाइम से आगे करिएगा, लाइव रहा करिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए, समुद्री घास निम्नलिखित में से आयोडीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उनका जवाब सही है। ऐसे प्रश्न भारतीय परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप गलती मत करिएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका ना गलत होगा, ना यहाँ से कोई समस्या होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। फिर मिलते हैं 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। बाकी सभी क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आधी से ज़्यादा क्लासेज आपको स्टडी विद दुर्गेश सर पर मिलती है। इसलिए आप लोग स्टडी विद दुर्गेश सर पर जुड़े रहिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बेहतर करेंगे और हम भी आपके साथ बेहतर करेंगे, ताकि सफलताएं आपकी जल्द ही आपके कदमों की गुलाम बने। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामना आपके साथ है। बाय बाय, चलते हैं फिर। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप कहें तो मैं एक आध सवाल आपसे पूछ लूं, अगर आप लोग तैयार हो तो एक आध सवाल मैं आपसे पूछ लूं, मैं एक आध सवाल आपसे पूछ लूं, अगर आप तैयार हो तब बताइए, सभी से बताइए। अच्छा बताइए, घड़ियाल सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? घड़ियाल, जो घड़ियाल होते हैं वो भारत में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? किस नदी में घड़ियाल सबसे ज्यादा किस नदी में पाए जाते हैं? घड़ियाल भारत में किस नदी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, गंगा नदी में। कहां पर? गंगा नदी में। ठीक है, चलिए देखिए, WWF का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। WWF का फुल फॉर्म, जो भी साथी लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हैं वो तो फटाफट कमेंट बताएंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। कब? 1969 में। कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसकी संस्था का स्थापना कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी, 1969 में हुई थी। अब पूरे देश में इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। WWF का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या बाद में कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। देखते हैं किसका जवाब सही होता है। सबसे ज्यादा घड़ियाल गंगा नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने किसी ने अभी तक सही जवाब नहीं दिया है। चलिए मैं इसका सही जवाब दे देता हूं और आप लोग लिख लीजिएगा। किसी ने अभी तक सही जवाब इसका नहीं दिया है। बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे प्रश्न का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। वर्ल्ड वाइल्ड, एक मिनट रुकिए, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड
फॉर नेचर इंडिया। फार है जी, यहाँ पे हमने ऑफ लिख दिया, सॉरी, इसको फार कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉर कर लीजिएगा, फॉर नेचर, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, कहाँ पे, इंडिया, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, कहाँ पे, इंडिया में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए चलते हैं, बाय बाय। वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, और एक छोटा सवाल अगर आप कहें तो मैं और पूछ लूँ, उसी के साथ हम क्लास की एंड करें, ठीक। अगर आप लोग एक सवाल और पूछ ले तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करें, आज की लाइव क्लास आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, तब सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चलते हैं, तब तक बाय बाय। फिर मिलते हैं कल 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव क्लास में। चलिए, प्रश्न पूछेंगे तो आपकी संख्या कम होने लगती है ना। चलते हैं तब, बाय बाय।